नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय रंजन। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो रही है और नामांकन करने का दौर भी लगातार जारी है। आज लोहरदगा और पलामू सीट पर कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया और इनके नामांकन दाखिल कार्यक्रम में कई बड़े नेता शामिल हुए। पलामू से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं बीडी राम, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। उस नॉमिनेशन में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह शामिल हुए थे। पलामू से ही जो इंडिया गठबंधन और राजद की उम्मीदवार हैं ममता भुइयाँ, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मंत्री जो हैं सत्यानंद भोक्ता, वो मौजूद रहे। इसके अलावे लोहरदगा सीट पर भी आज 2 नामांकन दाखिल हुआ है और 2 नामांकन में जो भाजपा के उम्मीदवार हैं समीर उरांव, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावे जो एक बहुत महत्वपूर्ण नामांकन दाखिल हुआ है वो है जेएमएम के जो बिशुनपुर से विधायक हैं चमरा लिंडा, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। और उनके नामांकन दाखिल करने के बाद चर्चा ये शुरू हो गई कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत वो सीट कांग्रेस अपना मान के चल रही थी, कांग्रेस के कोटे की सीट थी और वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत बनाए गए हैं। सुखदेव भगत कल नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ये चर्चा इसलिए चल रही है और जो कैप्शन में लिखा हुआ है कि मोदी को हराना तो छोड़ दीजिए, लड़ने की भी स्थिति में इंडिया गठबंधन अब धीरे धीरे नहीं है और समीकरण बदल रहा है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, आप लोहरदगा सीट में देखिए, आप कोडरमा सीट पर देखिए, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, माले के प्रत्याशी विनोद सिंह वहाँ बनाए गए हैं। लेकिन आज अखबारों में खबर छपी है कि जयप्रकाश वर्मा जो फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, वे भी वहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके अलावा राजमहल सीट पर देखिए, पहले ही लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के विधायक हैं वो बागी हो चुके हैं और वो भी कह चुके हैं कि वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इन सब के अलावे इंडिया गठबंधन में जो ठीक नहीं चल रहा है, जो तस्वीरें आज निकल कर सामने आई, वो ये रही कि ममता भुइयाँ जो राजद और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं, वो जब नामांकन दाखिल करने गई तो जेएमएम कोटे के जो बड़े चेहरे हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मिथिलेश ठाकुर की गैर मौजूदगी को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है और बताया जा रहा है कि वो नाराज़ हैं। तो क्या इन नाराज़गियों के बीच एनडीए और बीजेपी और मोदी से इंडिया गठबंधन लड़ने में सक्षम है? क्या लड़ पाएगा? इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ संजय रंजन हैं। संजय, चमरा लिंडा ने आज नॉमिनेशन कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रियो भट्टाचार्य कर रहे थे, मैंने ये सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन तो कोई भी दाखिल कर सकता है, बाद में नाम वापस भी ले सकता है। तो सवाल है कि आखिर नामांकन क्यों किया उन्होंने? ऐसी स्थिति क्यों बन रही है इंडिया गठबंधन में? नहीं, सुप्रियो भट्टाचार्य जो भी दावा कर लें, चूँकि मीडिया के कैमरे के सामने इज्जत भी बचानी है पार्टी की, कुल मिलाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सिपाहियों को नियंत्रित करने में जो है विफल रहा है। आप देखिए कि ना केवल चमरा लिंडा, बल्कि जिस तरीके से आपने नाम गिनवाए, जेपी वर्मा का जो नाम आ रहा है, लोबिन हेम्ब्रम का जो नाम आ रहा है, तो लग ये रहा है कि लड़ने से ज़्यादा जो है और ये जो जीतने के दावों के बीच ये लोग सरेंडर करने की स्थिति में, मतलब खुद में लड़ रहे हैं टाइप से लग रहा है। बिल्कुल खुद में लड़ रहे हैं। आप लाख बोलते रहे कि नामांकन वापसी भी तो हो सकता है, लेकिन नामांकन कर के ही, और ये जो नामांकन वापसी का जो मैंने आपके सवाल के बाद एक सवाल मैंने भी किया और बोला कि क्या आप ये श्योर हैं कि वो नामांकन वापस ले लेंगे? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर नामांकन वापस नहीं लेंगे तो और भी कई सारी चीज़ें हैं। बाद में एक चिट्ठी निकलेगी पार्टी की कि फलाने को 6 साल के लिए जो है निष्कासित किया जाता है। ऐसे भी वो खुद को दूर रखते हैं पार्टी से, वो ऐसे भी दूर रखते हैं। और उन्होंने तो बाकायदा मीडिया के कैमरों के सामने चमरा लिंडा ने कहा कि मैंने 2 साल पहले ही कह दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे टिकट मिले या ना मिले। तो चमरा लिंडा ने तो तय कर दिया था। आप क्या कर रहे थे? आप देखिए कि जिस दिन लोहरदगा कांग्रेस की झोली में गई, इंडिया गठबंधन में जो घटक दलों को जो सीटें बंटनी थी, मिलनी थी, जब सीट के उम्मीदवारों का नाम ऐलान हुआ, उस दिन ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बयान आया कि जीतने की भी गारंटी ले कांग्रेस। तो आप एक तरीके से तो अपने जो आपका एक जो बागी उम्मीदवार अपना मन बना रहा था, जो कि वो दावा भी कर रहा है कि 2 साल पहले ही उसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाकायदा चमरा लिंडा ने बोल दिया था,
तो आप मनाने की बजाय आपने तो यह कह दिया कि ठीक है अब कांग्रेस ही गारंटी ले जीतने की। तो वो गारंटी का क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी होती हुई चीज़ें क्या दिखाई दे रही है। सुखदेव भगत जो इंडिया अलायंस के कांग्रेस कोटे के उम्मीदवार हैं लोहरदगा से, कल उनका नामांकन होना है वहाँ पे, और उसके एक दिन पहले चमरा लिंडा ने नामांकन कर दिया है। और आप देखिए कि इस तरीके के जो मैसेजेज हैं, हम लोगों ने जो एक कैप्शन दिया है कि मोदी को हराना तो दूर, आप लड़ता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे की वजह है कि भाई आपकी लड़ने की क्या रणनीति है, आप किस तरीके से लड़ना चाहते हैं। क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में बयान दे करके सिर्फ लड़ना चाहते हैं कि हम लोग हर तरीके से हराने में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी के जो भाषण हैं उसको आप भाषणों पे अपना प्रतिक्रिया दे करके आप सोच रहे हैं कि पब्लिक आपके पास चली जाएगी। पब्लिक तो देख रही है ना, जो जनता है वो तो देख रही है। लग रहा है कि अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ममता भुइयां के नॉमिनेशन में भी जो लोग शामिल नहीं हुए उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके पीछे की और भी कई वजह हैं। आप देखिए कि भले ही ये चीज़ें सामने से नहीं निकल करके आती है, लेकिन अब ऐसा है कि खबर है तो उसको ज़्यादा आप छुपा भी नहीं सकते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि गिरिनाथ सिंह जो आरजेडी में शामिल हुए, और गिरिनाथ सिंह को कांग्रेस आरजेडी से चुनाव लड़ाया जाए चतरा में, चतरा के कैंडिडेट वो बन सके, इसके लिए पैरवी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गढ़वा से विधायक हैं और मंत्री भी हैं मौजूदा मिथिलेश ठाकुर, वो भी पैरवी कर रहे थे। वो आरजेडी में पैरवी कर रहे थे। प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनसे भी, और जो राजद के जो बड़े नेता हैं उन तक भी उनके जरिए बातें गई कि गिरिनाथ सिंह को सेटल किया जाए। अब आप देखिए कि वो चीज़ें तो हुई नहीं। तो एक तरीके से आरजेडी से जो है वो उनकी नाराज़गी मुझे जो लगता है कि वो हो सकता है एक रीज़न कि वो नहीं जा पाए हों, या फिर मीडिया में कोई बयान दे सकते हैं कि उनकी कोई निजी वजहें रही होंगी, व्यस्तता रही होंगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि आपका जो सवाल है कि क्या लड़ना नहीं चाहता है या फिर लड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जो वाली बात है, आप देखिए कि आप कैसे लड़ रहे हैं कि आप अपने लोगों को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। आप इंडिया अलायंस बनाने के पीछे का आपका क्या मकसद था? आपकी मकसद तो यही थी कि भाई मोदी जो सबसे बड़ा शक्ति है देश में, पॉलिटिकल जो पावर आज के डेट में है, नरेंद्र मोदी हैं, उनसे लड़ाई लड़नी है। ऐसे में आप लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कि भाई हम लोग मिल करके लड़ेंगे, क्योंकि अकेले लड़ने में आप पहले ही अपने आप को आप लोगों ने सरेंडर किया। और वो चीज़ें हैं भी, वो जो सही है कि भाई आप अकेले लड़ने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति के तौर पे नरेंद्र मोदी हैं। आप उनसे लड़ने जा रहे हैं और आपका एक सिपाही जो है ऐन वक्त पर भाग जा रहा है, जो आपके साथ है। आप समझिए ना कि आप दोनों तरफ से दो ध्रुव है, दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है, और एक आप ही का सिपाही जो है आप ही का तलवार लिए हुए और दूसरे ध्रुव की ओर चला जाए, या फिर साइड में भी अगर खड़ा हो जाता है तो नुकसान किसका है? और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बयान ऐसा दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोरम पूरा किया जा रहा है, या फिर और आप प्रवोक कर रहे हैं कि ठीक है तुम उधर से ही लड़ लो, या फिर तुम साइड हट जाओ। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है। और ना केवल यहाँ की बात है, आप कोडरमा की आपने बात की, पर संजय ये भी है, तो क्या चमरा लिंडा इतने बड़े फैक्टर हैं कि उनके खड़ा हो जाने से पूरा समीकरण गड़बड़ा सकता है? बिल्कुल समीकरण गड़बड़ा जाएगा, और गड़बड़ा गया है समीकरण। अब इसको कैसे पाटेंगे, वो सुखदेव भगत और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं या फिर जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, वो अब देखेंगे कि कैसे इसको एक करना है। आप इसको ऐसे देखिए ना कि सुदर्शन भगत पिछले दफ़ा जब चुनाव जीत करके गए तो वो तकरीबन 8-9 हज़ार, एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन 8 से 10 हज़ार के बीच का ही वो डाटा है जिससे वो सुखदेव भगत को हरा करके गए थे पिछली दफ़ा। तब मैं डाटा ही बता देता हूँ। और पिछली बार 2019 के चुनाव में सुदर्शन भगत को 3,71,595 वोट मिले और सुखदेव भगत को 3,61,232, मतलब 10,000 के आसपास। मतलब तो आप देखिए, चमरा लिंडा 2019 में चुनाव नहीं लड़े, चमरा लिंडा लड़े भी नहीं। और चमरा लिंडा जब 2014 में चुनाव लड़े तो वो तकरीबन कितना वोट है? 1,18,355 वोट चमरा लिंडा लेकर आए। तो आप इसको ऐसे देखिए कि इस तरीके से अगर, और ये वोट तब आया जब मोदी का लहर था, 2014 में एक वेव ही चला था कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो चमरा लिंडा तो एक फैक्टर हैं, विधायक हैं बिशुनपुर के। अगर वो बहुत कम भी वोट अगर लाते हैं, अगर मान लिया कि बिशुनपुर तक ही अगर उनको ये लोग
समेटने में भी अगर सफल होते हैं, तब भी बिशुनपुर का तो वोट नुकसान होगा इनको। क्योंकि देखिए 2014 में रामेश्वर उरांव, डॉक्टर रामेश्वर उरांव चुनाव लड़े थे, चमरा लिंडा भी थे और सुदर्शन भगत भी थे। उस समय भी सुदर्शन भगत जीते थे, लेकिन सुदर्शन भगत का जो वोट है वो 2,26,666 था और रामेश्वर उरांव का 2,20,177, मतलब सिर्फ 6,000 वोटों का अंतर था जब चमरा लिंडा मैदान में आ गए। उससे पहले और जाइए तो 2009 में चमरा लिंडा 2 नंबर पर थे, वो रामेश्वर उरांव से भी अधिक वोट लेकर आए थे। सुदर्शन भगत को 1,44,000 वोट आया था और चमरा लिंडा को 1,36,000 वोट आया था। उससे भी पहले 2004 में रामेश्वर उरांव जीत कर आए थे, दुखा भगत दूसरे नंबर पर थे और तीसरे नंबर पर चमरा लिंडा थे। यहाँ पर जो रामेश्वर उरांव जीते थे उनका जो वोट था वो 2,23,920 था और दुखा भगत को 1,33,665 था और चमरा लिंडा को 58,000 वोट मिला था। मतलब हर चुनाव में इनका एक समीकरण, चाहे कैसे भी लड़े चुनाव, इनको इतना वोट आ ही जाता है। बिल्कुल। और आप देखिए कि ठीक है, एक अगर 2009 की बात करें या फिर 14 की, जब 9 की बात करेंगे और जो डाटा जिसमें आप दिखा रहे हैं कि मात्र 6,000 वोटों से रामेश्वर उरांव हारे, उस समय भी आप देखिए कि तीसरे नंबर पे जो है चमरा लिंडा रहे। ठीक है कि तो इन सब चीज़ों को देख करके जो सुखदेव भगत और कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो एक तर्क अपनाते हैं, बनाते हैं विचार की चमरा लिंडा के चुनाव लड़ने से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो ये भी हो सकता है कि चूंकि जेएमएम पहले से इस सीट पर दावा करते आ रही थी, चाईबासा और लोहरदगा इनको चाहिए, चूंकि इनकी दावेदारी मजबूत है यहाँ पर, और शायद इस बार जो इंडिया का गठबंधन हुआ था उसमें ये भी था कि आप मजबूत कैंडिडेट लाइए और वो सीट आपका होगा। सीट का नंबर तो बटा नहीं था उस हिसाब से, तो उस हिसाब से जो वोट का प्रतिशत हम लोग देख रहे हैं, जो गिनवा रहे हैं, दर्शक को बता रहे हैं, उस हिसाब से तो चमरा लिंडा मजबूत कैंडिडेट थे। नहीं, देखिए उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो सुखदेव भगत ज़्यादा मजबूत हैं और बहुत मजबूत हैं, क्योंकि सुखदेव भगत पिछले बार के रनर अप रहे और मात्र 10,000 वोटों से वो चुनाव हारे हैं। सक्रिय रहते हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, पहले ऑफिसर थे, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो एक इनका कद तो है, लेकिन बात है कि आप बीच में बीजेपी में चले गए, ये भी तो एक मैसेज है। नहीं, बिल्कुल मैसेज है। बीजेपी में वो गए और आपने बाकायदा देखा होगा कि जब मनोज पांडे जो हमारे सहयोगी हैं अपने, वो जब गए थे लोहरदगा तो कई सारे जो वहाँ से रिपोर्ट्स आया, पब्लिक का जो रिएक्शंस था उसमें भी पब्लिक बोल रही थी कि वो तो कभी बीजेपी चले जाते हैं, कभी कांग्रेस चले जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ सुखदेव भगत के साथ फैक्टर नहीं है ना, नेताओं का तो चुनाव के समय में आना जाना और एक वैचारिक दृढ़ता तो वैसी रही नहीं। लेकिन बावजूद इसके अभी आप देखिए कि हम लोग जिस मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं कि ये जो लड़ता हुआ ये लोग दिखाई भी नहीं दे रहा। इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि आप देखिए कि नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मीडिया से जो बात कर रहे थे चमरा लिंडा, वो बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे तो बीजेपी में नहीं जाएंगे। मतलब उनका निशाना वही था कि अगला जा चुका है, हो सकता है जीतने के बाद भी चला जाए। दो इसका एक पहलू है, हर सिक्के का दो पहलू होता है। एक पहलू ये भी है कि वो सुखदेव भगत को टारगेट कर रहे थे, दूसरा पहलू ये है सनी कि आम लोगों में सुखदेव भगत भी ये परसेप्शन बनाने में कामयाब रहे हैं। अभी आप चूँकि हम लोग फिर से कल लोहरदगा के इलाके में निकलेंगे ही, तो वो इस परसेप्शन बनाने में कामयाब रहे हैं कि चमरा लिंडा जब चुनाव लड़ते हैं तो वो बीजेपी को बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। तो वो यह सफाई दे रहे हैं अपने लोगों को, चूंकि आप देखिए कि वो सुरक्षित सीट है, आदिवासी बहुल इलाका है। सुरक्षित सीटों पे और खास करके आदिवासी समाज के भीतर, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया 1-2 दिन पहले, कि हेमंत सोरेन का जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जेएमएम का हस्तक्षेप बढ़ गया है। आदिवासी समाज सिर्फ और सिर्फ जो देखने को मिल रहा है, हम लोग जो बातचीत करके अगर फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं तो सीधा एकदम हेमंत सोरेन से अपने आप को जुड़ाव महसूस करता है। और जो चीज़ें हुई हैं और ख़ास करके इंडिया अलायंस का जो एक कार्यक्रम हुआ न्याय उलगुलान रैली, उसके माध्यम से भी इन लोगों ने जो मैसेज इन लोग को देना था उसमें कहीं ना कहीं ये लोग सफल हुए हैं। तो एक जो कोशिश रही, आप देखिए कि वैसे चमरा लिंडा कहीं जाते नहीं हैं, विधानसभा का सत्र भी जब होता है जहां पे वो अपने लोगों का सवाल कर सकते हैं, वहां की समस्याओं को उठा सकते हैं, सत्र में भी शामिल नहीं होते। सत्र में होते हैं, चुपके से जाते हैं पीछे, बहुत कम मौके पे वो जाते हैं। आप जब देखेंगे तो आप जब वोटिंग की जरूरत, हाँ, बहुत रेयर मौकों पे ही वो सत्र में शामिल होते हैं और जाते भी हैं तो चुपके से, जैसा आप ये बोल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इंडिया
अलायंस का जो ये न्याय उलगुलान रैली हुआ रांची में, उसमें वो बाकायदा शामिल हुए। और पार्टी ने जो दिल्ली से और दूसरे राज्यों से जो नेता पहुंचे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाकायदा चमरा लिंडा से बुला करके दूसरे नेताओं को सम्मानित भी किया। तो आप देखिए कि चमरा लिंडा को ये भी मैसेज देना था कि मैं हूं। ये जो पूरा उलगुलान चल रहा है, और उलगुलान किस लिए चल रहा है सारे लोगों को मालूम है कि नाम भले ही उलगुलान रखा गया है, लेकिन न्याय दिलाने की बात हेमंत सोरेन को लेकर के है, हेमंत सोरेन को पीड़ित के तौर पे दिखाया गया है। तो आप देखिए कि वो चमरा लिंडा जो कहीं नहीं आते हैं ऐसे मौकों पे, उस कार्यक्रम में बाकायदा वो शामिल हुए, तो एक मैसेज उनको देना था। तो आप देखिए कि आप जिस पहलू का जिक्र कर रहे थे, तो ये एक दूसरा पहलू है। पहला पहलू ये जरूर है कि वो एक मैसेज दे रहे थे कि देखो सुखदेव भगत तो पहले बीजेपी में जा चुके हैं, हम जीतेंगे तब भी नहीं जाएंगे। और दूसरा पहलू ये है कि वो अपने लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे चुनाव लड़ने से नुकसान होगा और बीजेपी को बेनिफिट्स होगा, तो ऐसी बात नहीं है। मैं जहां हूं और आदिवासियत के सवाल पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और वो बाकायदा ये बोल रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूं संसद इसलिए जीत करके क्योंकि मैं आदिवासियत के मुद्दों पे बात कर सकूं, क्योंकि वहां पे कोई बात ही नहीं करता है। तो आप देखिए कि ये सिर्फ चमरा लिंडा की बात नहीं है। हम लोग व्यापकता में अगर बात करें पूरे झारखंड में, तो आप देखिए कि ये लोग कोडरमा की सीट हो, जहाँ पे जेपी वर्मा, अगर जेपी वर्मा ये बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमको ये वायदा किया गया था कि हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि आपको मैं लोकसभा में उम्मीदवार बनाऊंगा, अगर वो सरेआम बोल रहे हैं, लॉबिन हेम्ब्रम खुलेआम अगर इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की भी वो घोषणा कर चुके हैं, तो आपकी जिम्मेवारी क्या है? आप कैसे, राजनीति क्या है? आपको तो जोड़ना काम है ना। आपके लोग टूट रहे हैं तो सवाल तो होगा, और तब टूट रहे हैं जब आप दूसरों को जोड़ करके और पीएम मोदी से लड़ने की वकालत कर रहे हैं, दिन रात आप उस पर बयानबाजी कर रहे हैं, और जब ग्राउंड पे लड़ने की बात आती है तो आप अपने ही लोगों को नहीं जोड़ करके रख पा रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है कि जैसे जेपी वर्मा जो बोल रहे हैं कि 1 तारीख को हम नॉमिनेशन कर देंगे, तो गांडे में चूंकि कल्पना सोरेन चुनाव लड़नी है और गांडे में जेपी वर्मा बहुत मायने रखते हैं, यही वजह है कि उन्हें मना नहीं कर पा रही होगी जेएमएम? नहीं, तब तो और फिर नुकसान हो जाएगा ना उसका। वो तो बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन पहले कमिटमेंट भी किए थे और इसी कमिटमेंट पर वो शामिल भी हुए हैं। अगर हेमंत सोरेन के एक कमिटमेंट पे बीजेपी छोड़ करके वो जेएमएम आए, तो उनको समझाया जा सकता है। इसका मतलब है कि वो हेमंत सोरेन की बातों को सुनते हैं। इसका मतलब है कि हेमंत सोरेन के जेल में रहने के कारण जो है बाहर से जो लोग हैं वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इन सब सारी चीजों को। ऐसी परिस्थिति में तो फिर जेपी वर्मा को ले जाकर के मुलाकात करवानी चाहिए थी। आप बाकी लोग तो जा रहे हैं ना, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन तो जाते हैं ना मिलने, बसंत सोरेन जाते हैं ना मिलने, विनोद पांडे मिलने जाते हैं ना, बाकी के लोग जाते हैं ना मिलने। तो आपके लोग जो नाराज हैं उनसे आप एक बार मीट करवाइए। अगर हेमंत सोरेन की बातों को अगर लोग सुन रहे हैं तभी ना बीजेपी छोड़ करके जेपी वर्मा यहाँ पे आए, तो आप क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं? तो उसका तो मैसेज जा रहा है। अब तो ये जो आप लिखे हेडिंग में कि मोदी को हराना तो दूर, लड़ने में भी नाकाम साबित हो रहा है इंडिया अलायंस, बीजेपी के झोली में डाल दी ये सीट, तो क्या सिर्फ ये लोहरदगा सीट का जिक्र है या फिर आपको लगता है कि कई और सीट है? जैसे हम लोग तो बात कर रहे हैं कोडरमा, राजमहल, इसके अलावे भी और सीट है? फिलहाल तो इन तीनों जगहों पे जो दिख रहा है, जो सामने जो दिख रहा है, डाल दिए। भीतर कहाँ से हो रहा है ये पता नहीं। हम लोग चुनाव परिणाम नहीं बता रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। हम लोग कहने का मतलब ये है सनी, चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लड़ने से पहले ही ये घर में लड़ाई हो गई कि घर में ही आपकी लड़ाई हो रही है, तो घर फूटे तो जवार लूटे वाली जैसी बात कही जाती है ना, हम लोग आपस में बोलते हैं। आप देखिए कि इस तरीके की चीजें अगर होंगी तो आपके जो वो कार्यकर्ता हैं, आपके जो उन बयानों के जरिए वो लड़ने को तैयार हो रहे हैं वैसी शक्ति से जो आज के डेट में सबसे बड़ी शक्ति है, आप लड़ता हुआ दिखाई दें, आपकी जीत तो सबसे पहली वहीं पे हो जाती है। लेकिन आप लड़ता हुआ भी दिखाई देने की स्थिति में जिन सीटों पे हैं वहां पे भी आप कमजोर हो रहे हैं। आप लोहरदगा में तो लड़ता हुआ दिखाई दे रहे थे कि सुखदेव भगत, और अगर सीधे फाइट अगर समीर उरांव में होता तो एक चीज तो दिखता, भले ही कौन जीतते, समीर उरांव जीतेंगे या फिर सुखदेव भगत जीतेंगे, ये तो हम और आप तय नहीं करेंगे, वहां की जनता तय करेगी। लेकिन एक छवि जो बनती है निकल करके, जिस पे बातचीत होती है, हम और आप पब्लिक जो दर्शक हैं वो सारे लोग जो बातचीत करते हैं,
तो वो तो अब ये बात करेंगे कि भाई चमरा लिंडा के आ जाने से तो अब तो मामला जो है एकदम एक तरफा चला जाएगा। भले ही अब उसको किस तरीके से ये लोग मेहनत करते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्या होता है वो चुनाव परिणाम तय करेगा, लेकिन चीज़ें तो उसी दिशा में जा रही है। जेपी वर्मा कोडरमा में हो गए, लोबिन हेम्ब्रम लेकिन मैंने ट्विटर पर ये जब जानकारी शेयर की कि बिशुनपुर से जेएमएम के विधायक चमरा लिंडा ने निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया, एक शशिकांत उरांव जी ने बड़ा तर्कपूर्ण कमेंट किया है। वो लिख रहे हैं कि यह एक प्लान के तहत हो रहा है। समीर उरांव जी का घर बिशुनपुर और भाजपा और विकास भारती के गढ़ जो अशोक भगत हैं वो गढ़ माना जाता है बिशनपुर। अगर कांग्रेस बिशनपुर में भाजपा को लीड से रोक पाए तो बाकी मांडर, लोहरदगा, सिसई और गुमला में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है और यह काम चमरा लिंडा ही कर सकते हैं। देखिए ये एक अलग पहलू बता रहे हैं। ठीक है, इनका अपना एनालिसिस है, लेकिन देखिए ये जो बात बोल रहे हैं इनकी बातों को कोई खारिज नहीं कर रहा है, लेकिन परसेप्शन क्या बनता है। आप देखिए सिर्फ बिशुनपुर के लोग, चूंकि ये अगर उस इलाके से के होंगे इसलिए इतनी गहराई से बातचीत कर रहे हैं, बिशुनपुर से होंगे संभवतः, लेकिन बाद बाकी के जो लोग हैं, लोहरदगा का जो क्षेत्र है वो छोटा क्षेत्रफल तो है नहीं, तो वहाँ क्या इस तरीके का मैसेज पास आउट कराने में कांग्रेस पार्टी सफल होगी? जेएमएम इंडिया अलायंस जो है वो सफल हो पाएगा कि चमरा लिंडा के चुनाव लड़ने से हमारा ही बेनिफिट्स है? तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी ना, लेकिन फिलहाल तो ऐसा दिख नहीं रहा है। रांची तक तो यही चर्चा है, और जो ग्राउंड पे जो हम लोग गए, पांडे जी जो गए, वहाँ से जो फीडबैक लेकर के आए वो तो यही निकल करके आया कि अगर चमरा लिंडा चुनाव लड़ते हैं तो चीज़ें टफ हो जाएंगी। जो दिख रहा था कि सुरक्षित सीटों में से एक जो लोहरदगा की जो सीट है जिसपे पहले चरण में ही चुनाव होना है, यहाँ पे 13 मई को मतदान होना है, कल नॉमिनेशन भी है सुखदेव भगत का, तो वहाँ पे तो ये चीज़ें अब टफ सी हो गई है। अच्छा, बंधु तिर्की भी बहुत मायने रखते हैं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में, उनका क्या समर्थन पूरा है सुखदेव भगत को? देखिए ये एक सवाल है और इसका जवाब बंधु जी ही दे सकते हैं। बंधु जी दे सकते हैं और सुखदेव भगत दे सकते हैं ईमानदारी से। लेकिन जो चीज़ें पहले से होती आई हैं कि सुखदेव भगत के लिए चैलेंज सिर्फ चमरा लिंडा नहीं है, वहाँ बंधु तिर्की भी हैं, धीरज साहू भी हैं, रामेश्वर उरांव भी हैं और प्रदीप बालमुचु भी हैं। मतलब 4-5 ये 4-5 जो समीकरण है वहाँ पे, वो क्या सारे लोग एकजुट होते हैं? लेकिन ये इन सवालों का जवाब सुखदेव भगत ऐसे देते हैं कि आप 2019 के भी चुनाव में जो है ये सारे फैक्टर थे। चमरा लिंडा को अगर माइनस कर दिया जाए, चूंकि वो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन ये सारे फैक्टर उस समय भी थे। नहीं लड़े थे तब था, वो लड़ेंगे तो फिर फैक्टर तो जिंदा हो जाएगा ना। फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के भीतर के जो फैक्टर हैं, जिनका नाम आप लोगों ने आपने जिक्र किया, बंधु तिर्की जी का, धीरज साहू जी और बाकी जो लोग हैं जिनका मैं नाम ले रहा था, तो ये सारे फैक्टर 2019 के चुनाव में भी थे। तब भी सुखदेव भगत इस लेवल तक चुनाव लड़े कि वहाँ पे मात्र 10,000 वोटों से चुनाव हारे। और इस बार आप देखिए कि परिस्थितियाँ कैसी रही कि बीजेपी को वहाँ पे कैंडिडेट बदलना पड़ा। समीर उरांव चुनाव लड़ रहे हैं जो राज्यसभा के सांसद भी पहले रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति के। तो आप देखिए कि भाई आपकी क्या तैयारी है। सवाल दरअसल एक सीट पे होती तो हम लोग अगर एक कैप्शन लिखते तो नाइंसाफ़ी होती कि भाई आप एक सीट पे इस तरीके के सिचुएशन में आप कैसे इस तरीके का एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ लोहरदगा की बात नहीं है, कोडरमा में भी वही स्थिति है, राजमहल में वही स्थिति है। तो आप लड़ कैसे रहे हैं, किस तरीके से आप लड़ना चाहते हैं, तब जबकि आप दिन रात जो है सिर्फ और सिर्फ यही बात बोल रहे हैं, मोदी पे ही बोल रहे हैं। और फिर आप बाद में आखिर में आकर के फिर आप जब ग्राउंड पर से लड़ रहे हैं, कैंडिडेट से ही लड़ने लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये लोग कैसे लड़ रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे एक दूसरे को, वो तो बात की बात है। हालांकि नामांकन वापसी तक एक समय है, जैसा कि सुप्रियो भट्टाचार्य बोल रहे थे, दावा कर रहे थे, लेकिन उनके दावों में वो दम नहीं दिख रहा है। और वो जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि चमरा लिंडा मानने वाले हैं। तो बिल्कुल चमरा लिंडा मानेंगे या नहीं मानेंगे, और कल सुखदेव भगत जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे उससे हम लोग जरूर बातचीत करेंगे और उस बातचीत में वो क्या कुछ बोलते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सुखदेव भगत के लिए भी राहें आसान नहीं है,
तब जब चमरालिंडा ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, क्योंकि संजय जिस तरह से बता रहे हैं कि कई फैक्टर, कई समीकरण हैं लोहरदगा लोकसभा सीट पर। एक तो चमरालिंडा थे ही जो खुलकर सामने आ गए, पीछे से बंधु तिर्की का फैक्टर है, रामेश्वर उरांव का फैक्टर है, साहू परिवार का फैक्टर है। तो इन फैक्टरों को कैसे अपने तरफ करते हैं, और ये लड़ाई जो है खुद मोदी से लड़ने से पहले खुद में जो लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई को ये कैसे जीतते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप फॉलो अप देखते रहिए, हम लोग पल पल हर खबर, हर समीकरण के साथ आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया। डिलीट में करना यार, सही में मैं तो